अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्यूशंस का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कुछ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें हमने परसेंटेज की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। फिर लास्टली उसमें मोल फ्रैक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। तो कुछ और एक दो उसकी कंसंट्रेशन के यूनिट्स बाकी हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए हम इसको जनरली लिखते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर, 1 डेसीमीटर क्यूब को हम 1 लीटर भी कहते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व होंगे उसको हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे और उस मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइक कहीं समटाइम्स सॉल्यूशन लिखा होता है 1m, 1m को हम पढ़ते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन, और वो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। कहीं लिखा होता है 2m, 2m को हम पढ़ते हैं 2 मोलर सॉल्यूशन, और 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली 3m, 4m एंड सो ऑन। So this is molarity, number of moles of solute dissolved per decimeter cube of the solution। किसी भी solution के 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब में solute के जितने moles dissolved हैं, that is the molarity of that solution। अब मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अगर डिफरेंट फॉर्मूलाज की बात करें तो फर्स्टली जो मोलैरिटी है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप डिवाइडेड बाय कर दो या इधर लिख लो 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर्स क्यूब। तो मोलैरिटी किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए आप सॉल्यूट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के डेसीमीटर क्यूब के साथ, आप सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन के डेसीमीटर क्यूब के साथ डिवाइड कर दोगे तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कहा जाए कि 2 मोल्स ऑफ NaOH are dissolved in water to make 5 decimeters cube of solution. 2 moles of NaOH are dissolved in water to make 5 decimeters cube of the solution। तो आप उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ डेसीमीटर्स क्यूब ऑफ सॉल्यूशन 2/5। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 0.4 मोल्स पर डीएम क्यूब। इसका मतलब है सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में सॉल्यूट के आपने 0.4 मोल्स, NaOH के 0.4 मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं। इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। तो उसको आप स्मॉल एम और कैपिटल एम लिख सकते हो, या स्मॉल एम और कैपिटल एम की कंफ्यूजन से बचने के लिए आप मैस इन ग्राम्स को W से रिप्रेजेंट करें, W ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M हो गया, इनटू, अब अगर ये वॉल्यूम है डेसीमीटर्स क्यूब में, अगर आप वॉल्यूम जो डेसीमीटर्स क्यूब है उसको सेंटीमीटर्स क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है? 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हो जाएगा ये 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर्स क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस यूज कर लिया। चलो 2 कैपिटल एम है तो मैं इसको मैं मोलैरिटी लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाए।
तो मोलरिटी जो है that is equal to mass of solute in grams over molar mass of the solute multiplied by 1000 over volume of solution in सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखें, ये साल्यूट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं या मैस इन ग्राम या मोलर मैस, ये किसके लिए है? ये साल्यूट। और ये वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का है, सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूशन का। मैंने डेफिनेशन में कहा है मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। तो यहां अब हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैस ओवर मोलर मैस यूज कर लिया, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, और वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। अब अगर आपको कहा जाए कि आपने किया है 5 ग्राम्स ऑफ NaOH को डिसॉल्व किया है वाटर में टू प्रिपेयर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, calculate the molarity. 5 grams of NaOH is dissolved in 200 centimeters cube of the solution. Calculate the molarity of the solution. तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैस इन ग्राम्स है, अब हमारे पास ऊपर मोल्स थे, अब ग्राम्स में 5 ग्राम्स ओवर मोलर मैस NaOH का होता है 40 इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर्स क्यूब। तो सेंटीमीटर्स क्यूब में है 200 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो ये 2 zeros और ये 2 zeros कट जाएंगे, 10 ones are 10, 10 fours are 40। तो ये आपका बनेगा 5/8। और ये 5/8 जब आप करोगे डिवाइड इसको, तो मोलरिटी होगी 0.625 आई गेस, और यूनिट्स होंगे वही। ये आपने हमेशा ऐसे ही जिस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करो, मोलरिटी चूंकि उसकी डेफिनेशन क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए आपने जिस भी फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है वो आएगी मोलरिटी किसमें? मोल्स पर डीएम क्यूब में ही आएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है। ये हमारे पास एक और यूनिट आ गया, और ये एक्चुअली सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड यूनिट है सॉल्यूशंस का। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको डाटा या ऐसे मोल्स की फॉर्म में गिवन हो सकता है कि सॉल्यूट के इतने ग्राम्स आपने सॉल्यूशन के इतने डेसीमीटर क्यूब में यूज किए। तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर्स क्यूब। आपको डाटा इस तरह से गिवन हो सकता है कि सॉल्यूट के इतने ग्राम, सॉल्यूशन के इतने सेंटीमीटर्स क्यूब में डिसॉल्व किए गए। तो आप अब ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर्स क्यूब। तो ये एक यूनिट आ गया और आपके पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का, दैट वाज मोलरिटी। मोलरिटी के बाद सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन का जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी, और मोलैलिटी को अब हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डेफिनेशंस को अगर हम कंपेयर करें, तो मोलरिटी को हमने डिफाइन किया था एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per decimeter cube of the solution, moles per dm cube of solutions, moles of solute per dm cube of the solution। ये मोलरिटी को हमने डिफाइन किया था। अब अगर मोलैलिटी को हम डिफाइन करें, तो दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसको डिफरेंशिएट करें, कंपेयर करें। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में आपने सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं, दैट इज द मोलैलिटी। इसलिए इसको हम लिखेंगे मोल्स पर केजी। मोलैरिटी को हम लिखते थे मोल्स पर डीएम क्यूब,
moles of solute per dm cube of the solution, ये मोलैरिटी थी। मोलैरिटी को हम लिखते हैं मोल्स पर केजी, moles of solute dissolved per kilogram of the solvent। तो वो मोल्स पर डीएम क्यूब था मोलैरिटी, ये मोल्स पर केजी है मोलैरिटी। वो मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन था और ये मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट है, ये भी आपने याद रखना है। वो मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन था, ये मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। फॉर्मूलाज अगर हम इसके लिए लिखें तो उसी तरह से हम इसके फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। मोलैरिटी सॉरी, firstly number of moles of solute divided by kilograms of solvent, तो उसको हम डिवाइडेड बाय लिखने की बजाय 1 over mass of solvent in kilograms, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि आपने 2 moles ऑफ NaOH को डिसॉल्व किया है 5 किलोग्राम ऑफ वाटर में, 2 grams of NaOH dissolved in 5 kilogram of water, तो उसकी मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 moles into 1 over mass in kilogram, that is 5, तो 2 over 5 will be 0.4 और मोल्स पर केजी। इसका मतलब है वाटर के 1 किलोग्राम में फिर NaOH के कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे, 0.4 होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी की तरह अगर हम यहां भी थोड़ा इसको मॉडिफाई करें इस फॉर्मूला को, तो मोलैरिटी में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो हम मैस को स्मॉल मैस और स्मॉल एम और कैपिटल एम की कंफ्यूजन से बचने के लिए वेट का कंसीडर कर रहे हैं और W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप यूज कर लोगे मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। किलोग्राम्स को अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको फिर क्या करना होता है, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हो जाएगा 1000 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब ये मैस ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ग्राम्स में होगा। तो एक दूसरी फॉर्म उसी फॉर्मूला की जो हमने डिराइव कर ली कि मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute over molar mass of solute into 1000 over mass of solvent in grams। इसके लिए ऐसे हो सकता है कि अगर आपको कहा जाए कि 10 grams of NaOH is dissolved in 40 grams of water to make a solution, 10 grams of NaOH is dissolved in 40 grams of water to make a solution, calculate its molality small m। तो mass of solute 10 over molar mass of solute NaOH है तो 40 into 1000 over mass of solvent in grams, water का mass solvent का वो 40 है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों जीरोस और इसके ये 2 जीरो कटेंगे, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो ये हो जाएगा 5 5s are 25 over 4। तो इसको जब आप 25 over 4 को आप सॉल्व करोगे तो 6.25 मोल्स पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सॉल्यूशन में वाटर के 1 किलोग्राम के अंदर सॉल्यूट के 6.25 मोल्स डिसॉल्व्ड है। तो ये है मोलैरिटी। पहले हमने डिस्कस किया मोलैरिटी, मोल्स पर डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। और अब हमारे पास आ गया मोलैरिटी, मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द
सॉल्वेंट। दो डिफरेंसेस इसमें आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी में याद रखने हैं, मोलैरिटी मोल्स पर डीएम क्यूब और मोलैलिटी मोल्स पर केजी, एक बात। दूसरा, मोलैरिटी जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी जो है दैट इज मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट द सॉल्यूशन नाउ, राइट। तो ये कुछ थे कंसेंट्रेशन के यूनिट्स जिनमें हम सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली बुक के अगर सीक्वेंस में देखें तो रोल्स लॉ पहले आता है, बट एक्चुअली वो रोल्स लॉ एक्सप्लेन करता है जिस प्रॉपर्टी को, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसलिए पहले मैंने स्टार्ट किया है इस टॉपिक से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने से पहले बेसिकली आपको फिर ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर लिक्विड्स के चैप्टर में एक टॉपिक है जो एक्चुअली तो हमें पढ़ लिया होना चाहिए, लेकिन इस साल के रिड्यूस्ड कोर्स में वो भी इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए हो सकता है आपको उसके भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि वो क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं एज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on its surface when they are in equilibrium with their liquid state. The pressure exerted by the vapors of a liquid on its surface when they are in equilibrium with their liquid state. अब इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट से हमने किसी एक लिक्विड को इस तरह एक कंटेनर में रखा और इस कंटेनर को ऊपर से हमने कवर कर दिया, क्लोज्ड कंटेनर। अब एवेपोरेशन जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस होने का मतलब यह है कि वो लिक्विड है, उसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो चूंकि मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के मूव कर रहे होते हैं और मूव करते हुए दे हैव गॉट अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और जब कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली हायर हो जाती है तो वो इन मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हुए उसकी सरफेस से रिलीज होते जाते हैं। यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उस लिक्विड की सरफेस से रिलीज होके ऊपर एयर में चले जाते हैं, इसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। और ये जो एवेपोरेशन होती है दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मींस कि हर एक टेम्परेचर पे हमें हीट नहीं करना होता है एवेपोरेशन में। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप देखो, हम हाथ धो के आते हैं तो कुछ देर के बाद वो खुश्क हो जाता है ना, तो वो वाटर जो हमारी स्किन पे होता है वो किधर जाता है? नॉर्मल टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो गया। कपड़े धो के हम बाहर फैला देते हैं, वो खुश्क हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे किधर जाता है? वाटर एवेपोरेट हो जाता है। सो दिस इज हाउ ये एवेपोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे उस लिक्विड की सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होके एयर में रिलीज हो जाते हैं, इसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। अब अगर वो कंटेनर ओपन होगा तो फिर तो वो वेपर्स यहां से निकलेंगे और डिफ्यूज करके एयर में चलेंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर वो कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर होगा, ऊपर से कवर्ड होगा, तो अब वो वेपर्स यहां से जो बनेंगे वो यहां से बाहर रिलीज नहीं हो पाएंगे, वो उसी कंटेनर के ऊपर इधर जो स्पेस है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड वो वहां पे जमा हो जाएंगे। अब वो वेपर्स जो है वो गैस स्टेट में है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, गैसेस जिस तरह मूव करती हैं रैंडमली, और वो फिर हर तरफ हर वॉल के ऊपर हर सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड भी करते हैं। वो इधर वॉल्स के ऊपर भी कोलाइड कर रहे हैं, ऊपर पिस्टन पे भी कर रहे होंगे, वो वापस उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर भी कोलाइड करते हैं। और चूंकि वो वेपर्स गैस स्टेट में है और गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हायर होती है, इसलिए जब वो वेपर मॉलिक्यूल्स वापस उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोलाइड करते हैं तो बीइंग हायर इन एनर्जी उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके वापस लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी दोनों काम हो रहे होते हैं, एक तरफ लिक्विड से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं विद इन दैट क्लोज्ड कंटेनर, एट द सेम टाइम उन वेपर्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विफाई हो रहे होते हैं, कंडेंस हो रहे होते हैं, वापस लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। जो एवेपोरेशन का रेट है वो तो कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट रेट पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। बट इनिशियली यहाँ ऊपर जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स है उनकी कंसेंट्रेशन शुरू में कम होती है, तो इसलिए उनके वापस कंडेंस होने का रेट क्या होता है? स्लो होता है।
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि एवेपोरेशन तो एक कांस्टेंट रेट पे हो रही है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो यहाँ इस रीजन में वेपर्स की कंसेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जब इन वेपर्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उनके वापस लिक्विफाई होने का, कंडेंस होने का रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एवेपोरेशन का रेट कांस्टेंट है, बट कंडेंसेशन का रेट इनिशियली कम होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह करते करते अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जिस रेट पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रेट पे वेपर्स के मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। एक सेकंड में लिक्विड की जितनी अमाउंट वेपर्स में कन्वर्ट हुई, उसी एक सेकंड में वेपर्स की उतनी ही अमाउंट वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट। जिस रेट पे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्टेट पे अब वेपर्स उसी रेट पे वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर इस रीजन के अंदर जो वेपर्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में जितने वेपर्स बने उतने ही वेपर्स वापस लिक्विफाई हो गए। तो वेपर्स की कंसेंट्रेशन में अब फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा। वेपर्स की ये कंसेंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट हो जाएगी, एक इक्विलिब्रियम स्टेट जब एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब जब इन वेपर्स की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तो वेपर्स चूंकि गैस स्टेट में, और गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो जब उनकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो वो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेपर्स की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, वो इस लिक्विड की सरफेस पे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वेपर की कंसेंट्रेशन जितनी कम होगी, वो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर उतना कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाती है, रेट ऑफ एवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, तो फिर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स की कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। और जब वेपर्स की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो वो वेपर्स उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। और इस कांस्टेंट प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी बिटवीन देयर एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तब उस लिक्विड के वेपर्स उसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। The pressure exerted by the vapors of a liquid on its surface, right? और ये जो वेपर प्रेशर होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एवापोरेशन ज्यादा होगी, जो वेपर्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा। टेम्परेचर आप जब लो रखोगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो डाउन हो जाएगा, जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे उनकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो भी कम हो जाएगा। बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एवरी, अच्छा, एक तो वो मैंने कहा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये जो वेपर प्रेशर होता है, ये लिक्विड्स की अपनी नेचर पे भी डिपेंड करता है। जिन लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर वो ज्यादा इजीली एवेपोरेट होते हैं। वेपर्स की हायर कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो वो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करते हैं, यानी उनका वेपर प्रेशर हायर होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। और जिन लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, एट अ गिवन टेम्परेचर उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा, जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे उनकी कंसेंट्रेशन भी कम होगी। एज अ रिजल्ट वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो भी कम होगा। जब आप कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड ले लेते हो तो उसकी नेचर तो कांस्टेंट होगी, उसको जब आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखोगे तो उसका वेपर प्रेशर अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो एवरी प्योर लिक्विड हैज अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे तो उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर हर प्योर लिक्विड का एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है। लेकिन जब उसी प्योर लिक्विड के अंदर एट द सेम गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो खुद एवेपोरेट ना हो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा है, जो खुद एवेपोरेट ना हो, सॉलिड कोई भी सॉल्यूट आपका, कुछ लिक्विड्स भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो एट अ गिवन टेम्परेचर every pure liquid has a constant vapor pressure, but when we will dissolve a non-volatile solute in that solvent, its vapor pressure will decrease.
ड्यू टू द एडिशन ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड by the addition of a non-volatile solute is known as lowering of vapor pressure. At constant temperature, किसी एक given temperature पे किसी भी प्योर लिक्विड का एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है, लेकिन उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम उस प्योर लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की वजह से उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर अब पहले से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is known as lowering of vapor pressure. अब इस lowering of vapor pressure की causes क्या है, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डिसॉल्व होने से ये वेपर प्रेशर लो क्यों होता है। वेपर प्रेशर, वेपर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वेपर्स बनते हैं ड्यू टू द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन सरफेस से होती है, यानी एवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, सरफेस से होते हैं। प्योर लिक्विड में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर है, प्योर वाटर, तो इसकी सरफेस के ऊपर सारे कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है। लेकिन जब हम इसका सोल्यूशन बना लेंगे, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सपोज हमने साल्ट इसमें डिसॉल्व कर दिया, सपोज हमने इसमें शुगर डिसॉल्व कर लिया, तो फिर इसकी सरफेस के ऊपर अब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ उसमें अब क्या होंगे, वो साल्ट या जो शुगर है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके मॉलिक्यूल्स भी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अब जो हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्यूट तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है ना विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो उस सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर भी अब सिर्फ, पहले उसमें सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर वो सरफेस के ऊपर क्या हो गया, कम हो गया। एवेपोरेट तो सिर्फ किसने होना है, सिर्फ सॉल्वेंट ने होना है, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, और सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब प्योर लिक्विड के मुकाबले में क्या हो गए, कम हो गए। पहले अगर सरफेस के ऊपर 1000 मॉलिक्यूल्स थे, सारे वाटर के ही थे, तो अगर 20% उनमें से एवेपोरेट हो रहे हैं, तो 100 में से 20 है, तो 1000 में से कितने होंगे, 200 मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करेंगे। लेकिन अब सरफेस के ऊपर पूरे 1000 के 1000 मॉलिक्यूल्स वाटर के नहीं है, लेट्स से उनमें से 200 जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुगर के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ गए, 800 अब उसके वाटर के रह गए। पहले 1000 पूरे वाटर के थे, अब 800 रह गए। टेम्परेचर वही है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन वही होगा। तो 20% अगर एवेपोरेट हो रहे हैं तो 100 में से 20, तो 800 में से कितने हो गए, 160। तो यहाँ पे प्योर वाटर की सरफेस के ऊपर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे, 200। लेकिन इस केस में जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो वेपर्स प्रोड्यूस हुए वो कितने हो गए, 160 हो गए 200 की बजाय। तो अब सरफेस के ऊपर वेपर्स की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर जब आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए अब वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड, वो भी क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। प्योर लिक्विड में सरफेस के ऊपर सारे उसके अपने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वो ज्यादा इजीली एवेपोरेट कर सकते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया, तो अब उसकी सरफेस के ऊपर कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए जो एवेपोरेट नहीं हो सकते। वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो अब पहले से क्या हो गए, कम हो गए। इसलिए उनमें से जो एवेपोरेट होंगे वो भी कम हो जाएंगे, और जो वेपर्स की कंसेंट्रेशन बनेगी ऑन द सरफेस वो कम हो जाएगी। और जब वेपर्स की कंसेंट्रेशन ऑन द सरफेस कम हो जाएगी, तो वो वेपर जितना प्रेशर उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, वो भी पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी P नॉट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्यूट ऐड करने से पहले। जब उसमें हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। एक्चुअली सॉल्यूट ऐड करने के बाद वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो है वो प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब है P नॉट इज ग्रेटर देन P। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा P नॉट माइनस P, उसको हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही डेल्टा P जो है ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डेल्टा P। और वो डेल्टा P किसके इक्वल होता है, P नॉट माइनस P के इक्वल होता है। प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्यूट ऐड करने के बाद उनके वेपर प्रेशर्स का जो डिफरेंस है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर होता है। जब हम उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हो जाता है। और इन दोनों के वेपर प्रेशर्स का जो डिफरेंस है डेल्टा P, उसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर भी इसको हम कहते हैं, रोल्स लॉ या रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इस रोल्स लॉ की जो है वो, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहता है दैट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द सॉल्यूशन। ये टर्म्स को याद रखिएगा, मैंने ये जो कॉर्नर में लिखी है। पहली इसकी जो स्टेटमेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट ऐड करने के बाद, और उसके वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा था, P कहा था। इसका मतलब वो P की बात कर रहा है। अच्छा, मैं यहां कुछ और चीजें भी लिख दूं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को हम x1 कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट that will be represented by x1। तो फिर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम n1 से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और फिर n2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये कुछ टर्म्स है जो हमने यूज करनी है, तो ये मैंने एक साइड पे लिख दी है। तो अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट रोल्स लॉ की है उसमें वो कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है तो उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया, इसकी बात कर रहा है वो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन दैट सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसमें वो सॉल्वेंट का ही होता है वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट जो हमने डाला है वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो एवेपोरेट नहीं हो रहा, उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअली फिर किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है विद इन दैट सॉल्यूशन। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन द सॉल्यूशन, यानी इस P की बात हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को हमने x1 से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब है P is directly proportional to x1। और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और ये कांस्टेंट जो हम यूज करेंगे दैट इज P नॉट। P इज इक्वल टू P नॉट x1। और ये जो P नॉट हमने यूज किया है एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो क्या है, वो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। और पहले मैंने आपको बताया था कि एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है।
प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट अगर आप रखोगे तो किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उसको हमने एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया। तो पहली जो इसकी स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ये इक्वेशन है, ये रिलेशन है, दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऐड करने के बाद, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि एवेपोरेट सिर्फ सॉल्वेंट नहीं होना है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। और उस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो हमने कांस्टेंट पी नॉट यूज किया, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एंड दैट विल बी कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा, फिर चूंकि हम आज ही मोल फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा है, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल होता है। तो x1 और x2 यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर x1 किसके इक्वल होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x2। x1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x2। तो इस इक्वेशन में अगर हम x1 की ये जगह ये वैल्यू पुट कर दें, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 कह लो, कुछ कह लो इसको, इसमें ये हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी p इज इक्वल टू p नॉट इंटू x1 की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 माइनस x2। अब p नॉट को इनसे मल्टीप्लाई करें, p इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p नॉट माइनस p नॉट x2। ये p नॉट इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, या आप इस तरह कर ले कि ये p को इस तरफ ले जाएं तो ये जाके इसमें से माइनस होगा, तो ये बनेगा p नॉट माइनस p को हम दूसरी तरफ अगर ले गए तो p जाके उसमें से माइनस होगा, तो p नॉट माइनस p। तो अगर p को हम इधर ले जाएंगे तो ये जो p नॉट x2 है इसको इस तरफ लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो इट मींस p नॉट माइनस p इज इक्वल टू p नॉट x2। और p नॉट माइनस p हमने यहां लिखा है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा p के, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। p नॉट माइनस p इज डेल्टा p, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको अगर हम ये लिख लें, डेल्टा p इज इक्वल टू p नॉट x2, और पी नॉट जो है वो हमने वो कांस्टेंट एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां हमने यूज किया था। अब इस इक्वेशन में से अगर ये कांस्टेंट रिमूव कर दें फॉर एग्जांपल हम, तो फिर ये इक्वलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी में। तो डेल्टा पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ये एक दूसरा रिलेशन डिराइव हुआ, एक ये था रिलेशन, और पहली स्टेटमेंट रोल्स लॉ की इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड थी कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब एक दूसरा रिलेशन हमारे पास आ गया, इसमें है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से उस रोल्स लॉ की एक दूसरी स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसी लिक्विड में, सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रोल्स लॉ, दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उस लिक्विड में जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करोगे उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और जितना कम सॉल्यूट ऐड करोगे उसके वेपर प्रेशर का डिक्रीज, लोअरिंग भी उतनी कम होगी। सो दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दो रिलेशन। तीसरा, ये जो इक्वेशन इससे ऊपर वाली है, ये मैं दोबारा यहां लिखता हूं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2, पी नॉट x2। अब इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो पी नॉट यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। एक और इक्वेशन बन गई, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। और ये जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है,
इसको हम कहते हैं relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. डेल्टा पी होता है lowering of vapor pressure, तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट होता है relative lowering of vapor pressure. मतलब इसका क्या, इसका मतलब है lowering of vapor pressure as compared to the vapor pressure of pure liquid. P नॉट क्या था, vapor pressure of the pure liquid. So डेल्टा पी ओवर पी नॉट क्या है, relative lowering of vapor pressure. और इस तीसरे इस रिलेशन से जो तीसरी स्टेटमेंट हम लिखते हैं रोल्स लॉ की, वो यही है, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. Lowering of vapor pressure directly proportional to the mole fraction of solute, but relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Relative lowering क्या है, lowering of vapor pressure as compared to the vapor pressure of pure liquid P naught. और इसका और इसको अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो जो डेल्टा पी है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की, जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होगा डेल्टा पी, उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी. लेकिन जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है, रिलेटिव लोअरिंग है, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. किसी भी टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर लो, relative lowering will always be equal to the mole fraction of solute. solute की जितनी मोल फ्रैक्शन है, relative lowering उसके इक्वल है, टेम्परेचर आप जो भी मर्जी रखो. इसलिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितना डेल्टा पी इंक्रीज होगा उतना पी नॉट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो रेशो वही रहेगी. टेम्परेचर डिक्रीज होने से जितना डेल्टा पी डिक्रीज होगा उतना पी नॉट भी डिक्रीज होगा, तो उनकी रेशो वही रहेगी. ये तो रेशो है, चूंकि ये और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती. सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो ये तीन हमने रिलेशंस हैं इसमें जो डिराइव किए, और उन तीन रिलेशंस के बेस पे तीन ही स्टेटमेंट्स हैं जो रोल्स लॉ की होती है. अल्लाह हाफिज.